आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir, you are audible, sir. Good morning, sir. हेलो। You are audible, sir. We are listening. अभी कोई आ नहीं रहा है तो हम लोग शुरू करते हैं। Sir, let's wait, sir, for 2 minutes more. शुरू करें हम लोग। Yes, sir. Okay, sir. किसी की विजिबल हो रहा है आपको? तो टुडे वी टॉकिंग अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन मींस जनरली जो बैचलर और मास्टर्स में हम पढ़ते हैं वो हमें ये बताया जाता है कि एंटीजन आर फॉरेन सब्सटेंस दैट कैन मेक अ एंटीबॉडी विद इन योर बॉडी बाय यूजिंग योर इम्यून सिस्टम। लेकिन जब हम कभी हायर लेवल पे आते हैं तो एंटीजन का डिफिनेशन चेंज हो जाता है। और एंटीजन को हम लोग डिफाइन करना चाहिए, हमें वैसा कोई डिफिनेशन है नहीं, बट एक डिफिनेशन जो मैं बताता हूँ आपको वो बता रहा हूँ कि एंटीजन्स आर फॉरेन सब्सटेंस। ये बात सही है, बट स्टिल दे हैव सम फीचर्स। तो अगर कोई एंटीजन है तो वो फॉरेन सब्सटेंस होता है, लेकिन उसके पास तीन बेसिक फीचर्स होने चाहिए। पहला ये है कि वो बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होना चाहिए, वो प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हो। दूसरा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा, उसके पास क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करे और उससे एंटीबॉडी का निर्माण करा सके। तो ये तीन प्रॉपर्टी किसी भी फॉरेन पार्टिकल में अगर मौजूद है तो ही हम उसे एंटीजन कह सकते हैं, अन्यथा हम उसको एंटीजन नहीं कहेंगे।
So antigens are foreign substance, but they must have three features. First, made up with biomolecule, another have higher molecular weight, and third one to evoke the immune response and produce antibody against that. इससे आगे हम बात करें तो एंटीजन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट एंटीजन और एक होता है हेप्टेंस। कंप्लीट एंटीजन का मतलब होता है एक ऐसा एंटीजन जो किसी भी व्यक्ति के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करा के एंटीबॉडी का निर्माण करा सकता है, उसे हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। और हेप्टेंस वो है जो कि इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं कराते हैं। तो हेप्टेंस भी कई बार कंप्लीट एंटीजन की तरह वर्क करते हैं जब उनके साथ हम जोड़ देते हैं कुछ प्रोटीन्स जिन्हें कैरियर प्रोटीन्स कहा जाता है, और जब कैरियर प्रोटीन्स उसके साथ जुड़ते हैं हेप्टेन के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फिर वो जो हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स है वो बिहेव करता है कंप्लीट एंटीजन की तरह, और जब उसके हेप्टेन के साथ कैरियर प्रोटीन जुड़ गया तो हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्स बना, और वह कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट एंटीजन की तरह वर्क कर सकता है। आपके जो स्लाइड विजुअल हो रहा है इसकी बात आप करें तो एंटीजन एक मॉलिक्यूल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। और एंटीजन शब्द का मतलब है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, एंटी और जेन। एंटी मीन्स एंटीबॉडी की बात हो रही है, एंड जेन मीन्स जनरेशन। बेसिकली जो हमारा वर्क है एंटीजन यूज करने का वो ये है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होना चाहिए। टोलरेजिन की बात करें तो टोलरेजिन भी एक प्रकार का एंटीजन ही होता है जो इन्वोक करता है स्पेसिफिक इम्यून नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म ऐसा है जो स्पेसिफिक इम्यून नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, किसी स्पेसिफिक इम्यूनिटी को डेवलप नहीं करता है। एंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म इज चेंज, अगर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज हो जाए तो जो टॉलरेजन है, जो टॉलरेट हो जाता है एंटीजन जो है वो इम्यून सिस्टम के द्वारा, वो भी इम्यूनोजन की तरह काम कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज होने का एक ही शब्द है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाना। जब उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाए तो वो इम्यूनोजेनिक हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम रहा तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा। एलर्जन की बात करें तो एलर्जन कुछ सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में कॉज करते हैं, और इनका रिएक्शन जो है वो कई बार जब एलर्जन हमारे बॉडी में इंजेस्ट हो जाते हैं या इनहेल हो जाते हैं या इंजेक्ट हो जाते हैं या जब स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तब हमें प्रभाव देखने को मिलता है। एंटीजन जो है वो अपने ओरिजिन के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है एक्सोजीनस एंटीजन, वो एंटीजन जो हमारे बॉडी में बाहर से आता है उसको हम एक्सोजीनस एंटीजन कहते हैं। सपोज करिए अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो बैक्टीरिया जो है वो बिहेव करेगा एक एंटीजन की तरह, क्योंकि एंटीजन के तीनों प्रॉपर्टी उसके अंदर है। बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल भी है, बैक्टीरिया के पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी हैं, और उसके मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, और वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करा सकते हैं। तो हम उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को एज ए एंटीजन मानेंगे। तो वह एंटीजन जो बॉडी में बाहर से एंटर करते हैं उसे हम एक्सोजीनस एंटीजन कहते हैं। जो वैक्सीन है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो एंटीजेनिक वैक्सीन है वो इस कैटेगरी में आएंगे। और इंडोजीनस एंटीजेंस का मतलब होता है कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सेल के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, और वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कारण उत्पन्न होते हैं, और बिकॉज ऑफ वायरल और इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी कई बार उत्पन्न होते हैं। उन्हें इंडोजीनस एंटीजन कहा जाता है। ऑटो एंटीजेंस की बात करें तो ऑटो एंटीजेंस इज यूजुअली अ नॉर्मल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। ऑटो एंटीजेंस जो है वो नॉर्मली प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कई बार डीएनए और आरएनए भी इंक्लूडेड होता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा कई बार आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और आइडेंटिफाई जब कर लिया जाता है तो इसके अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना देती है, और उससे व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाते हैं। जब भी ये शब्द हम सुनते हैं ऑटो इम्यूनिटी तो हमें लगता है एक ऐसी इम्यूनिटी जो खुद ब खुद डेवलप हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज, जो कुछ बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में होती हैं, जैसे एसएलई होता है, सिस्टमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस, जो न्यूट्रोफिल के साथ जुड़ा हुआ बीमारी है। These antigens should under normal condition not be targeted of immune system। ये एंटीजन अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो ये हमारे एंटीजन से इनका संपर्क नहीं होता। जैसे फॉर हम बात करें तो जो आंखों की कॉर्निया है, कॉर्नियल प्रोटीन जो है, कॉर्निया के अंदर प्रोटीन होता है, उस कॉर्नियल प्रोटीन का, कॉर्नियल नॉन वेस्कुलर पार्ट है, उसमें कोई वेसल्स नहीं है,
इसीलिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ उस कॉर्निया का कोई रिलेशन नहीं होता। दैट्स वाई जो कॉर्नियल प्रोटीन है उसका भी हमारे बॉडी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वही प्रोटीन चला जाता है वेस्कुलर सिस्टम में, ब्लड के अंदर, एंड देन वहां पे जो हमारा इम्यून सेल्स हैं वो उसको फॉरेन एंटीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इससे इस प्रकार के नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स नॉट ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन। ट्यूमर एंटीजेंस भी होते हैं। हमारी बॉडी में लगातार इम्यूनो सर्विलांस होता रहता है। इम्यूनो सर्विलांस एक सिस्टम है आपके इम्यून सिस्टम का, और इम्यूनो सर्विलांस का मतलब होता है कांस्टेंट विजिलेंस रहता है आपके इम्यून सेल्स का कि कौन सी ऐसी आपकी बॉडी की सेल्स है जो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो रही है। और हमारे शरीर में लगातार सेल्स जो है वो ट्यूमर सेल्स में बदलते रहते हैं, लेकिन इम्यूनो सर्विलांस लगातार उनको विजिलेंस करती है। और जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे सेल नॉर्मल सेल ट्यूमरस सेल में या कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया, वो तुरंत उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच के उस सेल को किल कर देते हैं। दैट्स वाई हम अपने आप को ट्यूमर और कैंसर जेनिक सेल से बचा पाते हैं। तो ट्यूमर एंटीजेंस जो है वे एंटीजेंस होते हैं जो MHC1 मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। MHC मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 के द्वारा ट्यूमर सेल के सरफेस पे पाए जाने वाला जो एंटीजन है उसे ही ट्यूमर एंटीजन कहा जाता है। एंड दीज एंटीजन आर समटाइम बी प्रेजेंटेड ओनली बाय ट्यूमर सेल्स। ज्यादातर ये एंटीजन जो है वो ट्यूमर सेल के द्वारा प्रेजेंट होता है, नॉर्मल सेल के द्वारा कभी भी प्रेजेंट नहीं किया जाता है। इसीलिए इसे हम ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, एंड टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम अ ट्यूमर स्पेसिफिक म्यूटेशन। और ऐसा होता क्यों है कि जब किसी भी नॉर्मल सेल के ऊपर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, एनी सडन एंड परमानेंट चेंज दैट आर एसोसिएटेड विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन सेल इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो जब म्यूटेशन हो गया किसी भी सेल के अंदर तो उसका जो एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है। वो नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल की तरह बिहेव करने लगेगा बिकॉज उसके पास ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस आ जाते हैं। आजकल इन ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस का बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है डायग्नोस्टिक फील्ड में। आप लोग यूज करते होंगे ब्रेस्ट कैंसर को डिटरमाइन करने के लिए या ओवेरियन कैंसर को डिटरमाइन करने के लिए। अलग अलग ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं जिसकी हम प्राइमरी केसेस में हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्ट है तो हम पहले इन्हीं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं, देन हम उसकी मेमोग्राफी या और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक एंटीजन में सबसे पहला गुण होना चाहिए इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि उस एंटीजन के पास इम्यूनजेनिक क्षमता होनी चाहिए जो हमारे शरीर में जा करके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सके या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटीजेनिसिटी। अभी हमने पढ़ा भी, हमने अभी कंप्लीट करा कि वो एंटीजन होना चाहिए। हमने पढ़ा कि दो तरह के एंटीजन होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट एंटीजन जो वो है जो खुद ब खुद इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा, और इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करने वाला है इनकम्प्लीट एंटीजन जिसको हम हेप्टेन कहते हैं। लेकिन जब ये भी कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा तो हेप्टेन कैरियर कम्प्लेक्स बनाएगा, और उस हेप्टेन कैरियर कम्प्लेक्स के द्वारा कंप्लीट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगी। वो हेप्टेन कैरियर कम्प्लेक्स कंप्लीट एंटीजन की तरह वर्क करता है। प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, हमने तो आपको तीन ही प्रॉपर्टी बताई। अभी एंटीजन में क्या क्या गुण होने चाहिए, यहाँ पे और भी गुण आपको दिख रहे हैं। एंटीजन फॉरेन नेचर का होना चाहिए। दूसरा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। हम सबको पता है कि एक स्पेसिफिक एंटीजन कैन ओनली रिएक्ट विद देयर स्पेसिफिक एंटीबॉडी, किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा। दे आर हायर मोलिकुलर, दे शुड हैव हायर मोलिकुलर, मिनिमम 750 डाल्टन, below 750 Dalton, if any foreign particle have below 750 Dalton molecular weight cannot considered as the entry। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साथ साथ या समय के साथ साथ उसमें बदलाव होता रहता है। डिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए, वो बॉडी में डिग्रेड होने लायक होना चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि किस रूट से हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं बॉडी में। पोस्ट जेनेटिक्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। एंड डोज ऑफ एंटीजन, वो भी एक प्रॉपर्टी है कि किस डोज में आप एंटीजन को इंजेक्ट कर रहे हैं। कई बार जब आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो उसका एक डोज होता है कि आप उस पर्टिकुलर डोज में वैक्सीन को लेंगे। वो डोज क्यों जरूरी होता है, वो डोज हमेशा मिनिमम डोज ली जाती है
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीजन दैट आर एबल टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। हम ज्यादा मैक्सिमम भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैक्सिमम डोज हो गया तो उससे डिजीज भी हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। एंटीजेंस और एंटीबॉडी की जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसपे एपिटोप और पैराटोप पाए जाते हैं। एंटीजन के सरफेसेस के ऊपर एपिटोप होते हैं, जो एंटीबॉडी के सरफेस पे मौजूद पैराटोप के साथ कंबाइन होते हैं। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन तभी होगा जब एक स्पेसिफिक एंटीजन अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। और यहाँ एक चीज और हमें सुनिश्चित करनी होती है कि द अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी शुड बी इक्वल। जैसे आप ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, अगर आप स्लाइड मेथड से ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आप प्रिक करते हैं, और उस प्रिकिंग में कई बार क्या होता है कि ब्लड की अमाउंट कम आती है, थोड़ा थोड़ा आपने ब्लड तीन कॉर्नर पे ले लिया, लेकिन जब आप ड्रॉपर से एंटी सीरा वहां पे डालते हैं तो वो तो एक एक ड्रॉप, वन ड्रॉप पूरा गिरता है, तो वन ड्रॉप को हम 50 माइक्रोलीटर कंसीडर करते हैं। तो वहां पे जब हम उसको मिक्स करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो एग्लूटिनेशन है वो हमें विजिबल नहीं होता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ब्लड कम था और एंटी सीरा की अमाउंट ज्यादा थी। तो एंटीजन एंटीबॉडी की एक खासियत होती है रिएक्शन में कि पहला चीज ये होना चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में कि दोनों एक दूसरे के स्पेसिफिक होने चाहिए एंड देयर अमाउंट शुड बी इक्वल। तो इपीटोप जो है वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, और ये पोर्शन है एंटीजन के जो इंटरेक्ट करता है पैराटोप्स के साथ। पैराटोप्स जो है वो कंबाइनिंग साइट्स है जो एंटीबॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, और जब अपना स्पेसिफिक इपीटोप अपने स्पेसिफिक पैराटोप के साथ जुड़ता है तब वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। और इस जुड़ाव को, जो इपीटोप और पैराटोप का जो ज्वाइनिंग है, इन दोनों को मेडिएट करने के लिए एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड, वो इसको मेडिएट करता है, इस पूरे रिएक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये एंटीजेनिक इपीटोप आपको यहाँ दिख रहा है कि इपीटोप है जो सरफेस है, और ये इसी इपीटोप के सहारे एंटीबॉडी जो वाई शेप के दिख रहे हैं आपको, उन वाई शेप के एंटीबॉडी के साथ ये अटैच होते हैं। टाइप्स ऑफ इपीटोप की बात करें तो अलग अलग इपीटोप्स होते हैं। जैसे एक लीनियर इपीटोप होता है जो पॉलीसेकेराइड के अंदर पाया जाता है, और ये दोनों तरह का होता है, डिनेचर्ड प्रोटीन्स इसमें होते हैं और साथ साथ ट्यूबुलर प्रोटीन्स भी होते हैं, और ये प्राइमरी सीक्वेंस को डिटरमाइन कराता है। इसका साइज 5 to 6 सब यूनिट इन लेंथ होता है। कंफॉर्मेशनल इपीटोप जो है वो डिसकंटिन्यू इन्वॉल्व मल्टीपल सब यूनिट्स इसमें होते हैं, और कुछ नेटिव ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। स्पेसिसिटी डिपेंड अपॉन कंफॉर्मेशन, जो अभी हमने बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो स्पेसिसिटी है कि वो दोनों एक दूसरे के स्पेसिफिक होगा कि नहीं, वो कंफर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है टर्सरी एंड क्वांटरी स्ट्रक्चर का। जब आप कभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वांटरी, तो वहां आपको देखते होंगे कि जैसे ही वो फाइनल स्ट्रक्चर पे जाता है टर्सरी और क्वांटरी पे, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो 3D स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे हमें 3D स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहाँ पे एक एंटीजन अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ जुड़ चुका होगा, और तभी हम उसको स्पेसिफिक कह सकते हैं। साइज जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो साइज होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी का वो भी उस प्रकार का होना चाहिए। सपोज करिए एक एंटीजन का जो साइज है वो छोटा है, और वहीं जो एंटीबॉडी है उसके भी दो रीजन होते हैं, एक फैब रीजन होता है और एक एफसी रीजन होता है। तो फैब रीजन पे जब वो अटैच होता है तो वहां पे उसका साइज बेहतर होना चाहिए, और वहां पे नंबर ऑफ इपिटोप्स एंड पैराटोप्स इक्वल होने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ के अपना जो स्पेसिसिटी है वो दिखा सके। और इसीलिए यहाँ पे 16 अमाइनो एसिड्स जो है वो कुछ प्रोटीन एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने कंप्लीमेंट्री पैराटोप को इपिटोप के साथ अटैच कराते हैं। दो विशेष तरह के एपिटोप्स हैं, बी सेल एपिटोप है, ये पोर्शन है एंटीजन मॉलिक्यूल्स का जो बी सेल्स के रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करता है। बी सेल्स मींस बी लिम्फोसाइट। और टी सेल एपिटोप जो है ये भी रीजन है एंटीजन का जो रिकॉग्नाइज करता है टी सेल रिसेप्टर्स को, दैट मींस टी लिम्फोसाइट। टी सेल एपिटोप और बी सेल एपिटोप आपको यहाँ पे दिखाई दिया गया है, इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि टी सेल और ई सेल दोनों जो आपको एपिटोप्स है वो यहाँ पे आइडेंटिफाइड होते हैं और ये वर्क करते हैं। और इनका वर्क आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाई दे रहा है कि जहां जहां एपिटोप्स लगे हुए हैं ये सारे एपिटोप ए बी सी डी ई एफ, इतने सारे एपिटोप्स हैं जो अपने अपने स्पेसिफिक टी सेल और बी सेल के रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं।
लीनियर यहाँ पे आपको दिख रहा है, लीनियर एपिटोप अमाइनो एसिड्स रिसीव्ड्स आर एडजेसेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में यहाँ पे अटैच्ड है, और दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूअस एपिटोप है, यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है लोकेटेड होते हैं अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन पे। और ये दोनों वो साइट है, ये लीनियर साइट और डिसकंटिन्यूएशन दोनों ही साइट वो साइट है जहां पे एक एंटीजन आकर के इस वाई शेप के एंटीबॉडी के साथ अटैच हो सकता है, अगर वो दोनों एक दूसरे के स्पेसिफिक होंगे तो। एंटीजन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो प्रकार के एंटीजन यहाँ पे आपको बताए गए हैं, थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन टीडी एंटीजन और थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन टी आई एंटीजन। ठीक है, थाइमस आपको पता होना चाहिए कि थाइमस एक इम्यून ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और जब टी सेल और बी सेल का निर्माण होता है हमारे बोन मैरो में, तो वहां से निकल करके टी सेल चला जाता है थाइमस में और वहां जा करके मैच्योरिटी अवेल करता है, इसीलिए उसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है, टी फॉर थाइमस। सुप्रा एंटीजेंस की बात करें तो वे मॉलिक्यूल्स जो काफी पोटेंट होते हैं, टी लिम्फोसाइट माइटोजेंस होते हैं एंड साइमल्टेनियसली बाइंड टू क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ सकते हैं, उन्हें सुप्रा एंटीजेंस कहा जाता है। ये ज्यादातर एसोसिएटेड होते हैं स्टेफाइलोकोकल प्रोडक्ट्स के साथ एंड इन्वॉल्व इन इंटेरोटॉक्सिमिक एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इन ह्यूमन। अगर हम बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और यह बैक्टीरिया जो है यदि कुछ प्रकार के हिमोलाइजिन्स का निर्माण करता है जो कि टॉक्सिनस होते हैं और वो किसी ह्यूमन को डिजीज कॉज कर सकते हैं। वहीं जो इंटेरोटॉक्सीमिया है, इंटेरोटॉक्सीमिया मीन्स दोज बैक्टीरिया दैट कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिन विद इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इंटेरोटॉक्सीमिया। फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफी जो है वो एक इंटेरोटॉक्सीमिया प्रोड्यूस कर सकता है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है ये तब होता है जब कोई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में टॉक्सिन का निर्माण करता है, और जब वो टॉक्सिन ब्लड के अंदर चला जाता है तो ब्लड के थ्रू वो पहुंच सकता है हमारे हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर जा करके वो बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, या हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें समस्याएं क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की बीमारी हो सकती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSHT कहते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। सुप्रा एंटीजेंस जो है सिक्रीटली प्रोटीन्स होते हैं दैट एग्जिबिट हाईली पोटेंट लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी डायरेक्ट टुवर्ड टी लिम्फोसाइट। सुप्रा एंटीजेंस जो है ये सिक्रीटेड प्रोटीन्स हैं जिनके पास काफी ज्यादा लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी पाई जाती है, जो डायरेक्ट टुवर्ड टी लिम्फोसाइट की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। माइटोजन की बात करें, माइटोजन क्या है? माइटोजन वो एजेंट होता है जो माइटोसिस करा सकता है। माइटोसिस और म्यूसिस आपको पता है, सेल रेप्लिकेशन की दो प्रक्रियाएं हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं। हियर मीन्स टू एक्टिवेट टी सेल एंड बी सेल विदाउट हेल्प फ्रॉम द एपीसी। यहाँ पे माइटोसिस का मतलब ये है कि माइटोजन हेल्प करता है टी सेल और बी सेल को कि वो बिना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अपनी माइटोसिस कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कॉन्केवेलिन ए जो है वो एक प्रकार का माइटोजन है। लिपोपॉलीसेकेराइड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है वो भी एक प्रकार का माइटोजन है। स्टेफाइलोकोकल प्रोटीन एसपीए जो है ये भी एक प्रकार का माइटोजन होता है। वहीं अब हम दूसरी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है एडजुवेंट की बात करें तो एडजुवेंट एक लैटिन शब्द एडजुवेंट से ली गई है जिसका मतलब होता है particularly to reach a goal, to achieve a goal, and adjuvant is the substance। ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं और इनहेंस कर देते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, किसी भी दवा की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को बढ़ा देते हैं और एबिलिटी बढ़ा देते हैं एक एंटीजन को इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने की। तो किसी भी, जैसे हम ब्लड बैंक के अंदर जब हमें सेल्फ लाइन बढ़ाना होता है तो हम उसमें कुछ सैगम इत्यादि ऐड करते हैं जिससे उसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी और बढ़ जाती है, तो वो भी एक तरीके के एडजुवेंट ही है जो उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। वैसे ही ये कुछ एडजुवेंट हैं जो एंटीजन की एंटीजेनिक कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। एडजुवेंट का भी क्लासिफिकेशन है, कुछ कंप्लीट प्रिवेंट एडजुवेंट होते हैं और कुछ इनकम्प्लीट होते हैं। लाइपोसोम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, साइटोकाइंस, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स, ये सारे एडजुवेंट्स हैं। और एडजुवेंट्स काम कैसे करते हैं? तो प्रोलॉन्ग परसिस्टेंट ऑफ इम्यूनोजेन मॉलिक्यूल एट द साइट ऑफ इंजेक्शन की, अगर जहां पे आपने इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल
एंटीजन को जहाँ पे आपने इंजेक्ट किया है, चाहते हैं कि उस जगह पे उसका प्रभाव लंबे समय तक रहे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स को स्टिमुलेट कर देता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, एंड स्टिमुलेशन कर देता है लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को नॉन स्पेसिफिक मैनर में। अदर एंटीजन्स में कुछ और भी एंटीजन्स होते हैं, जैसे कि हेटेरोफिलिक एंटीजन्स होते हैं। हेटेरोफिलिक एंटीजन्स वो होते हैं जो कॉमन एंटीजन्स होते हैं, जो ह्यूमन, एनिमल और माइक्रोब दोनों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्मैन एंटीजन, इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन अगर किसी को होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के पास एक एम प्रोटीन होता है। वो एम प्रोटीन हमारे हार्ट के मायोकार्डियम में भी पाया जाता है। तो किसी को अगर बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकाई का, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एम प्रोटीन, वो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस आ रहा बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम उसके एम प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देती है, और उस एंटीबॉडी से जो हमारा अपना मायोकार्डियम है हार्ट का, वो डैमेज हो जाता है। तो वो कई बार हेटेरोफिलिक एंटीजन वो होते हैं जो एक ऐसा एंटीजन जो ह्यूमन, एनिमल, माइक्रोब दो या दो से ज्यादा में शेयर किया जाता है। और जेनोजेनिक वो है, वो एंटीजन जो डिफरेंट जीनस या जेनेरिक से आता है। जैसे कोई पैथोजेनिक एंटीजन है जो हमारे शरीर में आकर के डिजीज कॉज कर सकता है, तो वो अदर एंटीजन से आता है। एलोजेनिक एंटीजन वो है जो स्पेसिफिक एंटीजन हैं, एग्जिस्ट इन डिफरेंट इंडिविजुअल, जो अलग अलग लोगों में पाया जाता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप का एंटीजन है, हम उसको एलोजेनिक एंटीजन कहते हैं। और ऑटो एंटीजन वो है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक पैथोलॉजिकल टर्म है। ऑटो एंटीजन मीन्स एक बीमारी पैदा करने वाला शब्द है, ऑटो इम्यूनिटी। और वहां पे जो स्पर्म एंटीजन है, इसके द्वारा हमें एक प्रकार का ऑटो एंटीजन है। इडियोटाइपिक एंटीजन होता है, ये एक ऐसा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, is some sort of foreign molecule when generated in the animal body and such that immune system recognize it's an antigen which is known as idiotypic antigen। कई बार क्या होता है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है शरीर के कुछ हिस्सों में बहुत कम समय के लिए कुछ फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ बन जाता है एनिमल बॉडी में, और उसी एंटीजन को जिसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना है, उसे हम इडियोटाइपिक एंटीजन का नाम देते हैं। तो ये सब एंटीजन के बारे में जानकारियां हैं। इसके बाद हम आते हैं एंटीबॉडी पे। एंटीबॉडी आपको पता है कि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन से मिलकर बना हुआ है, और एंटीबॉडी 5 तरह के हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन के ही क्लास होते हैं 5, IgA, D, E, G, M। तो ये एंटीबॉडी जो है वो किसी न किसी इम्यून जेनिक सब्सटेंस यानी एंटीजन के अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक एंटीबॉडी के निर्माण में 2 हेवी चेन होता है और एक लाइट चेन होता है, और जो हेवी चेन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्लास डिवाइड किया गया है। जैसे IgA है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास ए, उसमें अल्फा के 2 हेवी चेन होते हैं। वहीं जो बी है उसमें डेल्टा के 2 हेवी चेन होते हैं। जो ई है उसमें एप्सिलॉन के 2 हेवी चेन होते हैं। जो जी है उसमें गामा के 2 हेवी चेन होते हैं। और जो एम है उसमें म्यू के 2 हेवी चेन होते हैं। और लाइट चेन की बात करें, तो लाइट चेन के रूप में एक एंटीबॉडी के अंदर 2 ही चीजें हो सकती है, या तो कापा या लैम्डा। तो 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और कापा या लैम्डा पाए जाते हैं आपके लाइट चेन के रूप में। और ऑलवेज ये ध्यान रखें कि किसी भी एंटीबॉडी में या तो 2 कापा होंगे या तो 2 लैम्डा होंगे। कभी भी एक कापा एक लैम्डा, या एक लैम्डा एक कापा नहीं हो सकता है। और दोनों जो हेवी चेन है वो आपस में जुड़े होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, और दोनों ही हेवी चेन से एक एक लाइट चेन जुड़ा होता है, वो भी डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा हुआ होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की क्लास यहाँ पे आपको दिख रहा है IgM, जिसमें म्यू के हेवी चेन है जो अभी हमने पढ़ा, जी में गामा, ए में अल्फा, ई में एप्सिलॉन, डी में डेल्टा। और लाइट चेन के रूप में या तो कापा या तो लैम्डा पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की टेबल है यहाँ पे, आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो IgG है इसका मॉलिक्यूलर वेट 160,000 डाल्टन होता है। इसमें 3% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी होती है इसमें। हेवी चेन इसमें गामा का पाया जाता है। हेवी चेन के 4 डोमेन्स होते हैं, और इसके 4 सब क्लासेस है। सब क्लासेस मीन्स IgGA, IgGB, IgGC, IgGD। इसका हाफ लाइफ या सेल्फ लाइफ कह सकते हैं 21 डेज का है, और एंटीजेनिक बाइंडिंग वैलेंसी 2 की होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट IgM का होता है।
इसीलिए इसको मिलेनियर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 1 मिलियन डाल्टन का होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो हर लाइट चेन के अंदर 214 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं दोनों डोमेन में, और हेवी चेन के अंदर 445 अमाइनो एसिड चारों डोमेन के अंदर मिलाकर के पाए जाते हैं। जो लाइट चेन होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन होता है और एक वेरिएबल रीजन होता है। कांस्टेंट रीजन वो होता है जहां पे अमाइनो एसिड सेम रहते हैं, वेरिएट नहीं करते हैं, और वेरिएबल रीजन वो होता है जहां पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वेरिएट करते रहते हैं। और बाकी ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं। दो शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है टाइटनेस विथ विच द एंटीजन बाइंडिंग साइट अटैच टू एन एंटीजन डिटरमिनेंट, कि जो इपिटोप और पैराटोप के बीच जो स्ट्रेंथ है, जो टाइटनेस है, उसे ही एफिनिटी कहा जाता है, कि वो कितनी मजबूती से एक एंटीजन अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। और एविडिटी का मतलब होता है द टाइटनेस ऑफ बाइंडिंग व्हेन सेवरल एंटीजन्स बाइंडिंग साइट्स अटैच टू द सेवरल एंटीजन डिटरमिनेंट, कि जब एंटीजन एंटीजन के साथ जुड़ेगा तो उसकी जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है उसको एविडिटी कहते हैं, और जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा तो उसकी जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है हम उसे एफिनिटी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आप पूछिए, इट्स योर टर्न, क्या क्या दिक्कतें हैं आप पूछ सकते हैं। एक और पीपीटी मैंने आपको शेयर करी है, आप एंटीजन एंटीबॉडी हमने पढ़ लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो बहुत छोटा पीपीटी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। हाउ टू एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एन एंटीजन, किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी कैसे बन रहा है वो उसमें बताया गया। ठीक है। सर टी सेल एंड बी सेल एपिटोप के बारे में बताइए। टी सेल और, बी सेल एपिटोप कैसे, उनको पहचाने कैसे? देखिए इसमें क्या है कि जो टी सेल और बी सेल है वो दोनों की अगर हम प्राइमरी साइट जहाँ से ये रिलीज होते हैं वो बात करें तो वो है हमारा बोन मैरो का स्टेम सेल, और स्टेम सेल से ही ये दोनों बन के निकलते हैं। लेकिन ये दोनों की जो मैचुरेशन प्लेस है वो अलग अलग है। बोन मैरो जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही बी लिम्फोसाइट मैच्योर हो जाता है, तो वो बी सेल है। और वहीं जो टी सेल है वो थाइमस में जाकर के मैच्योर होता है। तो जो सेल जहां मैच्योर होता है उस ऑर्गन की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, यानी कि टी सेल में थाइमस। आउट रिकॉग्नाइज देम, हाँ, उनको पहचाने। उनको पहचानने का तरीका यही है कि उनके कैरेक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। उन सेल्स को लेकर के उनके एंटीजेंस की कैरेक्टराइजेशन करनी पड़ेगी अलग अलग। जैसे आपका HPLC है, उसके थ्रू या TLC के थ्रू जब आप उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे तो उसके थ्रू आप पता कर पाएंगे कि वो कौन सा है। आउटसाइड द बॉडी जैसे अगर वो आपको पहचानना है। जब वो मैच्योर होते हैं ना सर, हम्म। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, वो साइटोप्लाज्मिक कोई मार्कर या सेल मेम्ब्रेन मार्कर कोई अगर वो कैरी करते हैं तो उन मार्कर के आधार पर उनको पहचान नहीं कर पाएंगे। जब उनकी मैचुरेशन प्रोसेस होती है, जब हीमोपाइसिस हो रहा होता है, तो वहां पे तो आपको कुछ विशेष चेंजेस दिखाई देते हैं। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस का साइज चेंज हो रहा है, न्यूक्लियस का शेप चेंज हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बदल रहे हैं। लेकिन ऐसे केसेस में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जब हीमोपाइसिस होती है, और लिम्फोपाइसिस की प्रोसेस में होता क्या है कि लिम्फोसाइट दोनों बनता एक ही प्रक्रिया से, लेकिन बनने के बाद बी सेल वही रह जाता है और टी सेल थाइमस के अंदर मूव कर जाता है। तो उस दौरान हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो थाइमस में गया है, इसीलिए वहां से वो डिफरेंट एंटीजेंस को अक्वायर करके वहां से निकल गया। कहते हैं ना सर, जैसे प्रो बी सेल ल्यूकेमिया, प्री बी सेल ल्यूकेमिया, प्रो टी सेल ल्यूकेमिया, हाँ, वहां पे कॉमन मार्कर, बी सेल हाँ, ल्यूकेमिया, वहां पे मार्कर्स का आप इस्तेमाल कर सकते तो वो एंटीजन हैं। के आधार पर ही क्लासिफाई करते होंगे। जब आप, हाँ, जब आप ट्यूमर की केसेस में बात करें, ट्यूमर मार्कर की तरफ आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे इसके एंटीजेनिक मार्कर्स है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, और कैरेक्टराइजेशन पहले भी हो चुका है, और आप उस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे टी सेल और बी सेल ल्यूकीमिया को हम डिटेक्ट करते हैं। नहीं, अगर कोई इपिटोप को देखकर हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये टी सेल इपिटोप है या बी सेल है। हम्म। वहां पे आप इपिटोप को कैसे? इपीटोप और पैराटोप के बेसिस पे अगर आप पहचानना चाहें इपीटोप के स्ट्रक्चर पे, तो आपको वहां पे उसकी डिटेल जो है मॉलिक्यूलर एनालिसिस करनी पड़ेगी। मॉलिक्यूलर एनालिसिस में उसका 3D स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को आपको वहां पे काउंट करने पड़ेंगे, कि कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, उसके बेसिस पे आप तय कर सकेंगे। और सर ये व्हाट इज द हिट
एडजस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसकी एंटीजन एंड एंटीबॉडी जब हम हीट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, या हाँ, तो कोगुलेट हो जाते हैं या डिनेच्यूर्ड हो जाते हैं। बेसिकली जो आपके एंटीजन और एंटीबॉडी है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। एंटीजन भी ज्यादातर प्रोटीनस होता है, मैक्सिमम एंटीजन आर प्रोटीनस एंड ऑल एंटीबॉडीज आर प्रोटीनस। और प्रोटीन से हाईली आपको, एंटीजेनिक के लिए प्रोटीन प्रोटीन वाला एंटीजन हाईली एंटीजेनिक होता है। तो वो आपको पता प्रोटीन के है, बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड। बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट एक रीजन है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है वो बेहतर होगा। तो इसमें प्रोटीन डिनेचुरेशन तो एक जनरल फिनोमिना है कि प्रोटीन जब हीट के ऊपर जाएगा तो वो डिनेचर हो जाएगा या कोगुलेट हो जाएगा। वैसे हीट सहने की कैपेसिटी किस में ज्यादा होता है, एंटीजन में या एंटीबॉडी में? अगर आप इसमें बात करें तो एंटीजन के मुकाबले एंटीबॉडी में ज्यादा है हीट टॉलरेटिंग कैपेसिटी। और हम लोग जो माइट्रोजेंस या म्यूटाजेंस बोलते हैं, हम्म। वो अगर हम प्लास्टिक के बोतल में बॉइल्ड वाटर हम रखेंगे या प्लास्टिक को हीट करेंगे तो उससे म्यूटाजेन निकलेंगे, नहीं सर? म्यूटाजेनिक। वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। हाँ, म्यूटाजेनिक सारे कार्सिनोजेनिक हैं और म्यूटाजेनिक हैं। अब डिपेंड करता है वो म्यूटाजेनिक है कैसा, उसका नेचर कैसा है, उस प्रकार का इफेक्ट वो हमारे सेल्स के ऊपर क्रिएट करेगा, उसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। तो नाइट्रोजन और म्यूटाजेन सिमिलर टर्म है या क्या है सर, डिफरेंट है? माइटोजेन और म्यूटाजेन, म्यूटाजेनिक वो है जो म्यूटेशन को क्रिएट करता है, माइटोजेन वो है जो माइटोसिस को क्रिएट करता है, दोनों अलग अलग चीज। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।